हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। ये क्लास 12th के लिए CLASS क्लास 12th के लिए बायोलॉजी का BIOLOGY बायोलॉजी का क्या है, तो ऑब्जेक्टिव सेट है। क्या ऑब्जेक्टिव सेट है। और हम लोग का पहला चैप्टर का नाम क्या है, जीवधारियों में जनन। क्या है, जीवधारियों में जनन। ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। चलिए उसको हम लोग कवर करते हैं। और आप लोग का एग्ज़ाम का मात्र 2 महीने बचा हुआ है, तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी चालू कर दीजिए। देखिए ये हम लोग का क्या है, तो चैनल है। यह चैनल 1,75,000 सब्सक्राइबर होने के कगार पर है, लेकिन इसमें अभी चैनल डाउन चल रहा है। देखिए सारा चीज़ डाउन का है। 1 महीने की अर्निंग मात्र $3 है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और इस टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। आप लोग को टेलीग्राम पे लिंक यानी वीडियो का लिंक और PDF हम शेयर करते रहेंगे। चलिए समय को ना गंवाते हुए हम लोग जल्द से जल्द अपना टॉपिक की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, उससे पहले जितने भी बच्चे 2026 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, IMP है। चलिए, ईस्ट में जनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, मुकुलन, विखंडन या परागन, या इनमें से कोई नहीं। ईस्ट में सॉरी, इनमें से सभी। ईस्ट में प्रजनन किनके द्वारा होता है, मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो मुकुलन के द्वारा होता है। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का A आंसर आ जाएगा। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके द्वारा हो जाएगा, तो मुकुलन के द्वारा हो जाएगा। जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड या नलिपोलाइड। यानी अगुणक, अगुणक, बहुगुणक या द्विगुणक या एक गुणक। यानी युग्मनक कैसे होते हैं, तो युग्मनक हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, यानी एक गुना होता है। क्या होता है, एक गुणक होते हैं। इस क्वेश्चन का हम लोग का A आंसर आ जाएगा। उसके बाद चले सॉरी अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, निम्नांकित किस में पादप कायम अगुणित होते हैं। निम्नांकित में किस में क्या है, तो पादप कायम अगुणित होते हैं। सवाल, कवक, ब्रायोफाइटा या इनमें से सभी। निम्नांकित में किस में पादप कायम अगुणित होते हैं। इस क्वेश्चन का हम लोग का क्या आंसर आ जाएगा, तो इनमें से सभी, यानी D आंसर आ जाएगा। सवाल में भी हो जाएगा, कवक में भी और ब्रायोफाइटा में भी। यानी इस क्वेश्चन का D आंसर आ जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का D आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है। अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है, राइबोसोम, जड़, ट्यूबर या बल्ब। इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलेगा। अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है, तो अदरक में कायिक प्रबंधन राइबोसोम के द्वारा होता है। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का A आंसर आ जाएगा, राइबोसोम। अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा आ जाएगा, तो कायिक प्रबंधन के द्वारा आ जाएगा। चलिए किसके द्वारा होता है, तो कायिक प्रबंधन के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कंद किसका रूपांतरण होता है। कंद जो है किसका रूपांतरण होता है, कली का या तना का या जड़ का या चौथा क्या है, सिंचित जड़ का। इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। कंद किसका रूपांतरण हो जाएगा, तो कंद हम लोग का ये जड़ का रूपांतरण हो जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे शकरकंद का फल, शकरकंद का फल क्या होता है, तो जड़ उसका खाने लायक होता है, यानी धरती के अंदर वो उगता है। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का क्या आ जाएगा, तो C इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है, यथार्थ, बेरी, नट या इनमें से सभी। काजू
निम्नलिखित में कैसा फल कहलाता है? तो काजू निम्नलिखित में यानी नट कहलाता है, नट। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का सी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेम्यूल्स निर्माण किस में होता है? नेम्यूल्स निर्माण किस में होता है? ईस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में या स्पॉन्ज में? नेम्यूल्स निर्माण किस में होता है? ईस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में या स्पॉन्ज में? नेम्यूल्स निर्माण किस में होता है? तो स्पॉन्ज में होता है। यानी इस क्वेश्चन का डी आंसर आ जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर आ जाएगा। नेम्यूल्स किस में निर्माण होता है? तो स्पॉन्ज में हो जाता है। क्या इस क्वेश्चन का डी आंसर आ जाएगा? सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक साल यह क्वेश्चन सब पूछा जाता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन सबको रट ही लीजिएगा। और 2026 में पूर्ण रूप से आने की सभी क्वेश्चन का संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 124 गुणसूत्रों क्या है? क्वेश्चन 224 गुणसूत्रों के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? 124, 124, 31, 30 या 62 की? 124 गुणसूत्रों के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता हो जाएगी? तो इसका हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? बी 31। क्या एक अर्धसूत्री में कितना आ जाता है? तो 4 बनता है। क्या बनता है? 4 गुणसूत्र का निर्माण होता है। एक 124, सॉरी इस क्वेश्चन को हम ठीक से नहीं पढ़ पा रहे थे। 1 मिनट रुक जाइएगा, इसको सॉल्व क्या कहा जा रहा है? 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन का आवश्यकता होगा? तो ये 31 यानी 31 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन ठीक से हम नहीं पढ़ पाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर, केचुआ प्राणी है एकलिंगी, द्विलिंगी या अलिंगिक या नपुंसक? केचुआ कैसी प्राणी है? एकलिंगी है, द्विलिंगी है, अलिंगी है, नपुंसक है। यानी तो इस क्वेश्चन का हम लोग का क्या आंसर आ जाएगा? बी आ जाएगा, द्विलिंगी होता है। 9 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? बी। केचुआ किस प्रकार का प्राणी है? तो द्विलिंगी प्राणी होता है। यह बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग रट ही लीजिएगा। इनमें से कौन सा भाग अगुणित होता है? इनमें से कौन सा भाग अगुणित होता है? अंडाशय, परागकोश, पराग या इसमें से क्या युग्मनज? इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलेगा। इनमें से कौन सा भाग क्या है? तो अगुणित होता है। अंडाशय, परागकोश या पराग या युग्मनज? इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर आ जाएगा सी। पराग जो होता है वो क्या होता है? तो पराग अगुणित होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? बायोफिल्म फिल्म को या जलकुंभी को या अवेग को या केला को? इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। यानी बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जलकुंभी बंगाल में अधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उग कर ऑक्सीजन खींच लेता है? ऐसा कौन सा चीज़ है जो ठहरे हुए पानी में उग कर ऑक्सीजन को खींच लेता है? जलकुंभी, हाइड्रिला या क्या कमल या धान? इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलेगा। कौन ऐसा चीज़ है जो क्या है? तो पानी में उग कर यानी ठहरे जो चलता पानी ना हो उसमें उग कर क्या करता है? तो ऑक्सीजन खींच लेता है। वो क्या आ जाएगा? जलकुंभी आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का ए आंसर आ जाएगा। इसी कारण से बंगाल में इस क्या कहा जाता है? बंगाल का आतंक इसे कहा जाता है। उसके बाद 13 और क्वेश्चन देखेंगे। जब नर और मादा गैमेट्स में युग्मक होता है तब यह कहलाता है। जब नर और मादा गैमेट में युग्मक होता है तो क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, वर्धी, कायक या मुकुलन? जब दो अलग अलग क्या हो गैमेट यानी
नर और मादा अलग अलग गैमेट मिलकर क्या हो संतान की उत्पत्ति करते हैं, तो वो कौन सा जनन कहलाता है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन या वर्धिक जनन या क्या है, तो मुकुलन। तो ये क्या आ जाएगा? लैंगिक जनन में आ जाएगा, यानी बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दो अलग अलग प्राणी मिलकर जो संतान की उत्पत्ति करते हैं तो वो क्या आ जाता है? वो लैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी अपना तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? मध चक्र पाई जाती है, मध चक्र पाई जाती है किस में? गाय में, भेड़ में, कुत्ता में या इनमें से सभी में? गाय में, भेड़ में, कुत्ता में या इनमें से सभी में? तो इनमें से सभी में मध चक्र किस में पाया जाता है? तो इनमें से सभी में, यानी इस क्वेश्चन का डी आंसर आ जाएगा। स्तनधारी प्राणी जितने भी होंगे उसमें क्या हो जाएंगे? तो मध चक्र पाए जाते हैं। क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर? डी आंसर आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले आप लोग को जरूरी सूचना, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, और चैनल डाउन चल रहा है तो आप लोग क्या कर दीजिएगा, देखिए 1 महीने की अर्निंग मात्र $3 है, तो आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है बाह्य, आंतरिक और जल में या हवा में? बाह्य निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है, या जल में होता है या हवा में? उच्च श्रेणी के पौधे में क्या होता है? इस उच्च श्रेणी के पौधे में आंतरिक निषेचन होता है, यानी इस क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा। उच्च श्रेणी के पौधे में किस प्रकार का निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शकलकंद का उदाहरण है, शकलकंद का उदाहरण है। शकलकंद का उदाहरण क्या है? अदरक, दूब घास या प्याज या आलू? शकलकंद का उदाहरण क्या आ जाएगा? अदरक, दूब घास या प्याज या आलू? शकलकंद का उदाहरण हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? 16 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा, प्याज। शकलकंद में क्या होता है? तो जड़ को खाया जाता है, और इसमें भी क्या है? तो प्याज का भी हम लोग जड़ खाते हैं, यानी इस क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? स्तनधारियों में निषेचन, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में या विषीय भाग में या गर्भाशय में या फिलोपियन नली में? स्तनधारियों में निषेचन होता है। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो स्तनधारियों में निषेचन अंडाशय, वसीय भाग या क्या गर्भाशय या क्या आ जाएगा? फिलोपियन नली। तो इस क्वेश्चन का हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर आ जाएगा। फिलोपियन नली में क्या आता है? तो निषेचन होता है, और वो गर्भाशय में उसके बाद आता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की हम लोग देखेंगे प्रकृति में अनिषेचक जनन पाया जाता है। प्रकृति में निषेचक जनन पाया जाता है। मधुमक्खी में या मक्खी में या मधुमक्खी में, मच्छर में या इनमें से सभी में? अनिषेक जनन किस में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? 18 नंबर क्वेश्चन का मधुमक्खी में अनिषेचन जनन पाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द्विनिषेचन का परिमाण होता है, द्विनिषेचन का परिमाण होता है बीज पत्र में या बीजांडकाय में या भ्रूण कोश में या भ्रूण में? इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। द्विनिषेचन का परिणाम होता है बीज पत्र में, बीजांडकाय में या भ्रूण कोश में या क्या भ्रूण में? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर HW में बताएगा। द्विनिषेचन का परिमाण होता है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉड्स फर्न सामान्यतः किस समूह में
रखे जाते हैं? स्पायरोफाइटा या थाइलोफाइटा या क्रिप्टोग्राम्स या ब्रायोफाइटा? इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। तो जीवाणुओं द्वारा जनन होने वाले पौधे जैसे मर्स फॉर्न सामान्यतः किस में पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का हम लोग का सी आंसर आ जाएगा क्रिप्टोग्राम्स में। क्रिप्टोग्राम्स यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का सी आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है वो कहलाता है। ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है वो कहलाता है मेटाजेनेसिस या एकांतरण या कायांतरण या मेटोसिस? इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। ये आप लोग के लिए HW है क्वेश्चन। ये आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन था। जितने बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में। और आप लोग के लिए हम रेगुलर ऐसे ही ऑब्जेक्टिव का ऑल सब्जेक्ट का क्या है तो 12th का ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का सेशन लेकर चल रहे हैं। तो आप लोग सभी सेशन को देखना मत भूलिएगा। और आप लोग के एग्ज़ाम का मात्र 2 महीने बचा हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके बताएगा कि थ्योरी का भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दे क्या? आप लोग कमेंट करके बताइएगा।